हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। सभी लोग बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू कुमार, पूजा कुशवाहा, राधिका यादव, विशाल गुप्ता, विनीत कुमार, मंटू कुमार, राजेश मिश्रा, हमित कुमार प्रजापति, रूमी यादव, राहुल कुमार यादव, सचिन कुमार, ठीक है, दिनेश गुप्ता। तो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो कल हम लोग की पहली क्लास थी, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो सबसे पहले जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको आज रिवीजन करेंगे। तो क्योंकि देखिए बताएं, हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे वो सब कह रहे थे कि अगर क्लास चल रही है और बीच में आप कमेंट करेंगे, है ना, तो हालांकि हम देख भी नहीं पाते जल्दी से, लेकिन अब देखिए बताएं, अगर पढ़ाई चल रही है तो सिर्फ पढ़ते चले जाइए, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझते चले जाइए। फिर जब हम लोग क्वेश्चन आंसर खेलेंगे तब इसमें आप आंसर बताइए, तब मैं आपको आंसर या फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। तो जो मैंने कल आपको पढ़ाया है पहले आज उसको मैं पूछूंगा और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि और सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सब लोग? तो अगर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूं। जो कल के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, जो कल हमने आपको पढ़ाया था, वो सारी चीज़ें पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए बेटा। सब लोग रेडी हो ना? ठीक, तो सब लोग बताएंगे। हाँ सर, रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? बेटा हमने सॉलिड ईंधन भी बताया आपको और लिक्विड भी बताया और क्रायोजेनिक इंजन भी बताया है, ठीक है ना। तो चलो बताना शुरू करते हैं या क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। जल्दी से हमको आंसर देना शुरू करेंगे आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमने कल आपको विश्व का पढ़ाया था और आज हम लोग स्पेस साइंस इन इंडिया, है ना, पर बात करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन 7 क्वेश्चन को पूछेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत ने अभी तक सर्वाधिक सफल उड़ानें किस रॉकेट लॉन्चर से प्राप्त की हैं? भारत ने अभी तक सर्वाधिक सफल उड़ानें किस लॉन्चर से प्राप्त की हैं? SLV, ASLV, PSLV और GSLV। जल्दी से क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है, किस रॉकेट लॉन्चर में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है? किस रॉकेट लॉन्चर में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है? ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, जल्दी से आंसर बताना शुरू करो। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि पहली बार, हाँ आंसर सबका आया बेटा, कविता कुमारी, अनिल कुमार, हाँ अमित यादव, अवनीश, ठीक है, सबका बच्चों का आंसर आने लगा, बिल्कुल सही है। आंसर इज PSLV। फुल फॉर्म भी बताया करिए। PSLV अगर आंसर इसका फुल फॉर्म भी बताया करिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या था भैया? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना, वो बताइए जिसमें हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया है। बिल्कुल एस मलिक का आंसर सही आया है। हमलेश यादव, मतलब सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है। आंसर इज GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पहली बार द्रव ईंधन का प्रयोग हमने किस रॉकेट लॉन्चर में किया था? पहली बार द्रव ईंधन का प्रयोग हमने, है ना, कौन से रॉकेट लॉन्चर में किया था? SLV, ASLV, PSLV और GSLV। पहली बार, जल्दी बताइए, पहली बार द्रव ईंधन का प्रयोग, द्रव ईंधन जानते ना, UDMH। द्रव ईंधन क्या था भैया? द्रव ईंधन का नाम था UDMH, है ना, अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजीन, ठीक है ना। और इसके ऑक्सीकारक के रूप में हम लोगों ने नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डालते हैं ताकि ये नीचे जमे ना। तो आपको बताना है कि सबसे पहले लिक्विड फ्यूल का प्रयोग, हाँ मनीष आंसर सही है, सुधीर का आंसर सही है, स्वाति का आंसर सही है ना, इन सब का आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या होना चाहिए? PSLV। इसका भी आंसर क्या होगा भैया? PSLV इसका आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जल्दी से हमको बताइए कि लाइन से हमको बैंड लिखकर बताइए। बैंड मतलब जानते हो ना, ट्रांसपॉन्डर। मैं आपको हिंट दे देता हूं, SCKAKU। जल्दी से इसको लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में लगाइए। जल्दी से इस बैंड को लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में लगाइए। एस बैंड है, सी बैंड है, के बैंड है, KU बैंड है, जल्दी से, है ना, लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में लगाइए। रितेश का आंसर आया SCKUK।
SCKUK श्रेया अग्रवाल, आकाश गुप्ता SCKUK, रवि गुप्ता का S और C सिर्फ आया है। वाह बहुत सही, बिल्कुल सही है, सबका सही आंसर है ना। सबसे पहले क्या आएगा, S आएगा, फिर क्या आएगा, C आएगा, फिर क्या आएगा, तीसरा KU आएगा और चौथा क्या आएगा, KA आएगा। बहुत सही बेटा, ऐसे अगर आप पढ़ोगे है ना, समझ लो कोई भी दुनिया की ताकत आपको सिलेक्शन देने से रोक नहीं पाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपॉन्डर हम लोगों ने देखा, सबसे पहले S था, फिर C था, फिर KU था, फिर KA था। डन है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है भैया हमारे सामने क्या कि जल्दी से बताइए सूर्य किसका चक्कर लगाता है। जल्दी से हमको बताइए कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, ये पहला क्वेश्चन। और कितने वर्ष में लगाता है, ये अगला क्वेश्चन। कितने वर्ष में लगाता है, ये अगला क्वेश्चन। जल्दी बताइए बेटा, सूर्य किसका चक्कर लगाता है और कितने वर्ष में लगाता है। जल्दी से बताओ भैया हमको, सूर्य किसका चक्कर लगाता है और कितने वर्ष में लगाता है। हाँ, KU थर्ड है, बिल्कुल सही है। S लो क्वालिटी का बैंड है, हाँ वो ठीक है। आप ये बताइए जल्दी से, सूर्य किसका चक्कर लगाता है। हाँ, आकाश दक्ष का आंसर आया। देवेश प्रजापति लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा, बताओ। हाँ, आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, बिल्कुल है। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। अब हमको ये बताइए कि आकाश गंगा का चक्कर सूर्य कितने वर्षों में लगा लेता है। हाँ, आंसर आया बच्चों का, अमलेश यादव का आंसर आया, अंजनी मौर्य का आंसर आ रहा है, रविंद्र कुमार का आंसर आया, दीपक का आंसर आया, बिल्कुल सही है ना। मिनिमम ईयर पूछेगा तो 22.5 करोड़ साल और मैक्सिमम ईयर पूछेगा तो 25 करोड़ वर्ष। ठीक है ना, मैक्सिमम ईयर पूछेगा तो 25 करोड़ वर्ष। ठीक है ना, तो कल का रिवीजन हो रहा है, मजा आ रहा है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, जल्दी से बताइए, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। अच्छा, ये जो पूरा हो जाता है इसको हम कहते हैं 1 कॉस्मिक ईयर। इसे हम क्या कहते हैं, 1 कॉस्मिक ईयर, एक ब्रह्मांड वर्ष, 1 कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो हमको ये बताइए हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है बेटा। सर हम भी आंसर दे रहे हैं। सर्वेश बेटा आपका आंसर चला जा रहा होगा, बहुत ज्यादा बच्चे जुड़े हुए ना, जल्दी बताओ, बहुत तेजी से आंसर देते हैं। आकाश दक्ष का आंसर फिर से सही आया। प्रवीण ढाका का आंसर आया। ठीक है, नेहा त्रिपाठी का आंसर आया। तो आंसर क्या है, मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है वो दूध जैसी बहती हुई संरचना दिखाई पड़ती है, इसलिए मिल्की मतलब दूध जैसी बहती हुई, मतलब कि मिल्की वे है ना। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है भैया, मिल्की वे नाम है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताना है। आंसर क्या है, क्वेश्चन ये है कि जल्दी से हमको ये बताइए कि HTPB है ना, और एक था LTPB। ठीक है ना, HTPB और LTPB ये कैसे हैं, ये ठोस ईंधन है। ये कैसे हैं, सॉलिड फ्यूल है जो रॉकेट में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। अब हमको इसका आप फुल फॉर्म कोई बताकर दिखाए तो मैं मानूं। HTPB और LTPB का फुल फॉर्म आप बताओ तो मैं मानूं। ठीक है ना, ये सॉलिड फ्यूल है और सॉलिड फ्यूल का सबसे पहली बार प्रयोग है ना, सॉलिड फ्यूल का प्रयोग हम लोगों ने किसमें किया था, हम लोगों ने किया था SLV में और ASLV में। SLV और ASLV में सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया गया था। तो हमको ये बताइए HTPB और LTPB का फुल फॉर्म बता दे तो मजा आ जाए हमको। हल्का सा चेंज है। हाँ, प्रशांत यादव का आंसर आया, दुष्यंत का आंसर आया, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। प्रशांत का भी यही आंसर है। कुछ बच्चे आधे आंसर दे रहे हैं। प्रवीण ढाका का भी यही आंसर है। वेरी गुड बेटा, सबका आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। अंजनी का, आकाश का, काजोल का, कविता का, प्रशांत का, MNS ब्लॉक का, गौरव सर का, आकाश गुप्ता का, अलीश अग्रवाल का, बिल्कुल सही बेटा। आंसर क्या है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्या है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन। वेरी गुड। और LTPB का क्या था, हाँ प्रवीण ढाका का आंसर आया LTPB का। बस एक चीज बस मिस होनी है यहां पर, ये TPB एक सेम रहेगा, ये हाइड्रोक्सिल बन जाएगा तो ये लैक्टोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, लैक्टोन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब हमको ये बताइए बेटा
कि यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया था। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो सबसे पहले आप हमको सोवियत संघ का, यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताएंगे। जल्दी से यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताइए। यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताइए। हर एक चीज मैं पूछूंगा, मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर एक चीज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। लगे ना कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, आप भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। जल्दी बताओ, जल्दी से हमको बताओ बेटा। अगला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा है कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताओ, है ना, और ये कितने देशों में बटा था, है ना, ये कितने देशों में बटा था और कब बटा था, ठीक है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताइए, ये कितने देशों में बटा था और कब बटा था। बिल्कुल सही है भुवनेश कुमार, बिल्कुल सही बेटा, 1991 में बटा था। देवेंद्र कुमार 1991। तो यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 में। कितने देशों में हुआ था? 1991 में हुआ था। कशिश गुप्ता, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट है बेटा, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, बिल्कुल सही है। सर याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जिसको जितना याद है उतना करिए, क्योंकि फुल फॉर्म आता है पेपर में। अजीत पटेल आंसर देना शुरू कर दो बेटा। 15 कंट्री में बता था। कितने देशों में? 15 कंट्री में, 16 नहीं बेटा, है ना। तो यूएसएसआर 15 देशों में विभाजित हुआ था 1991 में। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन इसका नाम है ना। और इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा निकल कर सामने आया था? रशिया निकल कर आया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू कीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होना चाहिए, जरा देखिएगा कि हाँ, पहला रॉकेट है ना किस देश ने बनाया? पहला रॉकेट किस देश ने बनाया, कब बनाया, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो पहला रॉकेट किस देश ने बनाया, है ना, कब बनाया और उसका नाम क्या था। फर्स्ट रॉकेट मैं पूछ रहा हूं बेटा, जल्दी बताओ। पहला रॉकेट किस देश ने बनाया, कब बनाया और उसका नाम क्या था। फिर बताइए पहला स्पेस शटल है ना, किस देश ने बनाया, कब बनाया, नाम क्या था और इसमें भेजा किसको गया था, इसमें रख के भेज किसको दिया गया था। रशिया ने बनाया, 1967 में बनाया, गलत हो गया यहां पर। स्पुतनिक फर्स्ट, हाँ बहुत तेजी आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसका भी आंसर बच्चों ने दे दिया है। तो आंसर क्या होना चाहिए? पहला रॉकेट किस देश ने बनाया। बहुत तेज आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, और तेज आंसर दीजिए। 1957 स्पुतनिक फर्स्ट रशिया, 1958 स्पुतनिक सेकेंड। भेजा किसको था ये भी तो बताइए जल्दी से, ये नहीं बता पा रहा है कोई। भेजा किसको था, चलो देखते हैं भाई। किस देश ने बनाया था? यूएसएसआर ने बनाया था, यानी रशिया ने। कब बनाया था? 1957 में बनाया था। नाम क्या था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। नाम क्या था? तो आंसर है स्पुतनिक फर्स्ट। क्लियर है। तो अब पहला स्पेस शटल मतलब अंतरिक्ष यान किस देश ने बनाया था? तो फिर से आंसर है यूएसएसआर। कब बनाया था? 1 साल के बाद 1958 में। नाम क्या दिया गया था? स्पुतनिक सेकेंड। नाम क्या दिया गया था? स्पुतनिक सेकेंड, है ना। और भेजा किसको था? हाँ, प्रकाश का आंसर बिल्कुल सही है। डॉग का नाम क्या है? डॉग नहीं है, बीच है, ठीक है। नाम क्या है इसका? लाइका, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं बच्चे, लाइका। आंसर क्या है इसका? लाइका। चलिए अगले बात पे आते हैं। तो पहला स्पेस शटल आपको याद हो गया, आपने पहला रॉकेट याद कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या होगा भैया। जितनी बार पढ़ के हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी बार चीजें याद रहेंगी। कॉन्सेप्ट हमने आपको सारे बता दिए थे कल, है ना, और चीजें ही बता दी थी। आज हम लोग भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ेंगे, नहीं कल का पूरा रिपीट करने के बाद, है ना, और क्लास खत्म होने के बाद आज रात में 12 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी अंतरिक्ष विज्ञान की। रात में 12 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी अंतरिक्ष विज्ञान की, ठीक है ना। चलिए आगे ग्रुप पर ही, चलिए अगले क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, जल्दी से बताइए बेटा। अब आते हैं हम लोग लूनर प्रोजेक्ट में। सबसे पहले ये लूनर प्रोजेक्ट किस देश ने चलाया था, है ना। इसमें कितने लोग थे और पहला कदम कब रखा गया था, है ना, और पहला कदम कहां पर रखा गया था। ये भैया जल्दी बताओ कि लूनर प्रोजेक्ट में
लूनर प्रोजेक्ट किस देश ने चलाया था, इस प्रोजेक्ट में कितने लोग थे, पहला कदम किसने रखा था और कब रखा था और कहां रखा था, जल्दी बताइए। गौरव सर ने बताया आंसर यूएसए, बिल्कुल सही है। यूएसए के बाद बताइए, लूनर प्रोजेक्ट यूएसए, हाँ बिल्कुल सही है, सबका सही है। यूएसए के बाद अतुल कुमार, हाँ अतुल कुमार ने एक क्वेश्चन बताया कि उनका स्पेस शटल का नाम क्या था, ये तो रह ही गया था, उनके स्पेस शटल का नाम क्या था जिससे ये लोग गए थे। अमेरिका 1969, 19 जुलाई 1969 3 लोग गए थे। अच्छा, मून पर तीनों लोगों ने रखा था, नहीं पहले किसने रखा था ये बताइए, सब कुछ बताइए, एक चीज में हर एक चीज। ओके चलिए मैं बताता हूं, बिल्कुल सही है, सबका सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ तो किस देश ने चलाया था, तो आंसर है यूएसए ने चलाया था। कितने लोग थे, 3 लोग थे। पहला कदम कब रखा गया था, तो 19 जुलाई 1969 को रखा गया था। 19 जुलाई 1969 को एक पहला कदम रखा गया था, है ना, पहला कदम 19 जुलाई 1969 रखा गया था। कहां रखा गया था ये नहीं बताया किसी ने, कहां रखा गया था। ये अपोलो 11 तो सब सही बता रहे हैं, अपोलो 11 तो सब सही बता रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे ने अभी तक ये नहीं बताया कि कहां पर रखा गया था। हाँ एक बच्चे ने बताया आंसर, और कहां पर रखा गया था, क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कहां पर रखा गया था, पहला कदम कहां पर रखा गया था, नहीं बता पा रहे छोड़ दो। आंसर है शांति सागर, आंसर क्या है, शांति सागर, आंसर क्या है भैया, शांति सागर पर रखा गया था पहला कदम लूनर प्रोजेक्ट के तहत। अब आपको बताना है उन 3 व्यक्तियों के नाम, अब आपको उन तीनों व्यक्तियों के नाम बताने हैं जो इस लूनर प्रोजेक्ट में गए थे। आपको उन तीनों व्यक्तियों के नाम बताने हैं जो लूनर प्रोजेक्ट में गए थे, तीनों व्यक्तियों के नाम बताने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, आपको बताना है कौन व्यक्ति नहीं गया था। एक है माइक कॉलिंस, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको बताना है कौन नहीं गया था। एडविन एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन, है ना, कल्पना चावला, कल्पना चावला, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको बताना है इस लूनर प्रोजेक्ट में कौन नहीं गया था, इस लूनर प्रोजेक्ट में कौन व्यक्ति नहीं गया था, जल्दी बताइए। लूनर प्रोजेक्ट में 3 लोग गए थे, है ना, इन चारों में से एक व्यक्ति नहीं गया था, कौन है जल्दी से बताइए। लेफ्ट पैर रखा था, बिल्कुल सही है, माइक कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, बहुत आसानी से सब लोगों ने छाट लिया, है ना। आंसर क्या नहीं है, कल्पना चावला, ये नहीं गई थी, ठीक है ना। कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी कोलंबिया यान में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया यान में दुर्घटना से हो गई थी, तो हम लोगों ने अपने मौसमी उपग्रह मेटसेट का नाम बदलकर कल्पना 1 कर दिया, है ना। ये सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर लूनर प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर लिया। अब हम लोग को बात करनी है, जल्दी से बताना है आपको, अब आपको बताना है पहला एस्ट्रोनॉट, अब आपको बताना है पहला एस्ट्रोनॉट और पहला कॉस्मोनॉट। अब आपको ये बताना है कि हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट एंड हु वाज द फर्स्ट कॉस्मोनॉट। पहला एस्ट्रोनॉट कौन था और पहला कॉस्मोनॉट कौन था, है ना। एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में अंतर जब तक नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे। एस्ट्रोनॉट कौन था पहला और कॉस्मोनॉट पहला कौन था, जल्दी से बताइए बेटा। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कैसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉट वो होता है जो अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री होता है, जो कॉस्मोनॉट कौन होता है जो रशिया या यूएसएसआर का अंतरिक्ष यात्री होता है। तो आप बता ही सकते हो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन था। एस्ट्रोनॉट थे जॉन ग्लेन, प्रवीण ढाका, चांदनी, दीपक, हर्षिता, लोकेंद्र, आकाश गुप्ता। सही है बेटा, आप लोगों का आंसर है। अगर एस्ट्रोनॉट पूछेगा तो आपको बताना है जॉन ग्लेन, एस्ट्रोनॉट अगर आप पूछेगा तो बताना है जॉन ग्लेन, और ये कॉस्मोनॉट पूछेगा तो आपको बताना है यूरी गागरिन। क्या बताना है, यूरी गागरिन। क्लियर है, वेरी गुड। तो हम लोगों ने कल की क्लास को फिर से रिपीट किया। अब आज की क्लास नई ओर से शुरू करते हैं। नया त्रिपाठी, जॉन ग्लेन, कशिश, विशाल, प्रमोद। सही है बेटा, सही है, बिल्कुल सही है, जॉन ग्लेन। अब आज से क्लास स्टार्ट की जाए। अब बिल्कुल चैटिंग बंद हो जाएगी,
सारे बच्चे मैसेज भेजना, संदेश भेजना, बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देंगे, मुंह में ताला मार के बैठ जाओ, ठीक है। चलो बात शुरू करते हैं। तो देखो भैया, सबका अपना अपना रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र होगा, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर होगा, सब लोगों का होगा, ठीक है ना। तो हर देश का अपना एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर होगा। तो अब मैं यहां पर कुछ रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर लिखूंगा और आपको देश बताना है कि ये किस देश का है, ठीक है ना। तो मैं कुछ रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर लिखने जा रहा हूं। तो जैसे सबसे पहले मैं लिखूंगा श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा या शार, है ना, श्रीहरिकोटा या शार, ये किस देश का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ना। दूसरा कौरू, ये किसका है। तीसरा बैंकानूर, बैंकानूर, ठीक है ना। अगला जी चैंग, जी चैंग। अगला टेंगे सीमा, जी चैंग। अगला टेंगे सीमा। अगला अगला होगा केप केनवरल, केप केनवरल, ठीक है ना। एक और लिख लेते हैं केप केनवरल की जगह सन मार्को, सन मार्को, ठीक है ना। तो बेटा ये है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ये क्या है, ये है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। अब आपको बताना है कौन किसका है, अब आपको बताना है किस देश का प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग नाम से ही जानने की कोशिश करेंगे और नाम से ही हम सब जान जाएंगे, ठीक है ना, नाम से ही हम सब जान जाएंगे। जल्दी बताइए। चौथा है चाइना, चौथा है चाइना, जी चैंग, बिल्कुल सही है, चौथा है चाइना। और जानने की कोशिश कीजिए। पहला है इंडिया, बिल्कुल सही है, पहला है भारत। दूसरा बताओ कौरू किसका है, कौरू, कौरू किसका होना चाहिए, कौरू। एक है एक दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका हमने आपको पूरा पढ़ाया है ना, फिर से पढ़ाऊंगा। साउथ अमेरिका में आपको दो देश बताए थे, ऊपर साइड दो देश थे, एक था गयाना और एक था फ्रेंच गुयाना, समझ में आ गया। तो जो कौरू है वो फ्रेंच गुयाना का है, जो कौरू है वो फ्रेंच गुयाना का है। और फ्रेंच गुयाना क्या पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। फ्रेंच गुयाना कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। आज आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, साउथ अमेरिका में पड़ता है। बैंकानूर किसका होगा, बैंकानूर। तीसरा वाला रशिया बता रहे हैं कौन, मोहम्मद दिलशान तीसरा रशिया बता रहे हैं, नताशा सिंह पांचवा जापान बता रही हैं, आकाश गुप्ता दूसरा यूएसए बता रहे हैं। यूएसए नहीं बेटा, हमको क्या लगाना है, कौरू साउथ अमेरिका, फ्रेंच गुयाना है, क्लियर है। अच्छा यूएसए अगर आपको बात करा जाए, यूएसए तो केप केनवरल, यूएसए की बात की जाए तो केप केनवरल ये फ्लोरिडा में है, ठीक है। अच्छा टेंगे सीमा, टेंगे सीमा है जापान, टेंगे सीमा क्या है, जापान। बैंकानूर क्या है, रूस, बैंकानूर क्या है, रूस। और सन मार्को किसका होगा, तो सन मार्को होगा केन्या। केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की राजधानी जल्दी बताइए, केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, क्या है, नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, है ना। यूएनईपी का जो, अगर आपसे पूछा जाए यूएनईपी का मुख्यालय क्या है, तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है, केन्या, समझ में आ गया। केन्या में कस्बा पड़ता है मालिंदी, मालिंदी के बगल में सन मार्को है ना, सन मार्को रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। समझ में आ रही बात, क्लियर है, वेरी गुड। सातवां है केन्या, वेरी गुड है। इतने में कोई समस्या बेटा, इतने कोई समस्या। तो ये आपने क्या याद कर लिए, आप लोगों ने याद कर लिया रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, कहां से रॉकेट हम लोग अपना अपना छोड़ेंगे या फिर कहां से सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। हम लोग को क्या याद करना है, श्रीहरिकोटा याद करना है। क्या याद करना है भैया, श्रीहरिकोटा याद करना है। अब आपसे पूछ लेगा कि जो श्रीहरिकोटा, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के पास सतीश धवन केंद्र बना हुआ है, शार, है ना। अब आपसे पूछेगा कि ये किस झील के पास बना हुआ है, तो मैंने आपको आंसर बताया। तो श्रीहरिकोटा किस झील के पास है या किस राज्य में है, तो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और किस झील के पास बना हुआ है, तो झील का नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है भैया, पुलिकट झील, है ना। इसको याद कर लेना है कि ठीक है कि सतीश धवन केंद्र किस झील के पास है, हाँ से लगाना है पुलिकट झील। ठीक, आगे
टेस्ट के लिए तैयार रहना। टेस्ट आपका कभी भी हो सकता है, जैसे टॉपिक खत्म होगा, जैसे कि कल का जो टेस्ट था वो हमने आज ले लिया है ना, जो आज मैं पढ़ा कर जाऊंगा, फिर स्पेस साइंस का अलग से आपका टेस्ट हो सकता है। संडे को आपकी करंट अफेयर की क्लास में जरूर लूंगा, और हो सकता है संडे को रात में ही 10 बजे टेस्ट भी हो जाए। समझ में आ गया? तो टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। अब हम लोग आते हैं भारत में अंतरिक्ष केंद्र या भारत में अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस इन इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे स्पेस साइंस इन इंडिया, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या याद करना है आपको, 1961 में भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की पूरी जिम्मेदारी परमाणु ऊर्जा विभाग को दे दी थी। ठीक है ना? तो भारत सरकार ने 1961 की बात बता रहे हैं आपको, 1961 की। ठीक है ना? और 1961 में क्या हुआ था, वॉस्टॉक नाम के स्पेस शटल से यूरी गागरिन अंतरिक्ष पर गए थे, है कि नहीं? ठीक है। तो भारत सरकार ने 1961 में अंतरिक्ष संबंधी जितने भी कार्य थे, है ना, अंतरिक्ष संबंधी जितने भी कार्य थे वो सारे कार्य किस विभाग को दे दिए थे, परमाणु ऊर्जा विभाग को दे दिए थे। ठीक है ना? अब जब परमाणु ऊर्जा विभाग को ये सब कार्य काम मिल गए तो 1962 में, है ना, इंको स्पार की स्थापना हुई, है ना। अब इंको स्पार का फुल फॉर्म क्या है? इंको स्पार का फुल फॉर्म है ना, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, है ना। तो कई बार पेपर में आया है कि 1962 में किसकी स्थापना हुई थी, इंको स्पार की स्थापना हुई थी। इंको स्पार का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, है ना। अब इस इंको स्पार कमेटी के, इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि विक्रम साराभाई, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विक्रम साराभाई कौन थे, तो विक्रम साराभाई के पापा का नाम, विक्रम साराभाई के पिताजी का नाम था अंबालाल साराभाई। सुनिएगा, विक्रम साराभाई के पापा का नाम था अंबालाल साराभाई। बात है कब की? बात है 1918 की। 1918 में, है ना, गुजरात में फैल गया था प्लेग। ठीक है, आराम सुनिएगा कि 1918 में गुजरात में फैल गया था प्लेग। तो प्लेग बीमारी के दौरान हो रहा था वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1918 तक तो वर्ल्ड वॉर चले गई। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में फैल गया था प्लेग, है ना। तो प्लेग फैलने के कारण जितने भी मिल के मालिक थे, कपड़े के कारखाने के जितने भी मालिक थे, है ना, उन लोगों को मजदूर चाहिए थे, लेकिन वहां पर फैल गया प्लेग तो मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। तो सभी कपड़े के कारखाने के मालिकों ने मजदूरों से कहा कि तुम मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हें 50% बोनस दूंगा, है ना। तो कपड़े के कारखाने के मालिकों ने अपने मन से ही बिना अंग्रेजी सरकार से पूछे 50% बोनस देने का वादा कर दिया। फिर सभी जितने मजदूर थे वो गए और उन्होंने कपड़ा कारखाने में काम किया, लेकिन जल्द ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, आयात निर्यात बंद हो गया। तो मिल के मालिकों ने मजदूरों को ये 50% बोनस नहीं दिया, काम करवा लिया, बोनस नहीं दिया। तब, है ना, सभी लोगों ने मिलकर, सभी मजदूरों ने मिलकर गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने कहा क्या कि अगर तुम हमें बोनस नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए। अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करेंगे। तो गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करी, है ना। और इस यूनियन को देखकर अंबालाल साराभाई को समझ में नहीं आया, इनको लगा यार कि हम लोगों ने गलती करी है। तो अंबालाल साराभाई भी उस समय मिल के मालिक थे। अंबालाल साराभाई महात्मा गांधी के पास आए और महात्मा गांधी से कहा कि आप परेशान मत होइए, हम बोनस बढ़ाते हैं, हमारे हक में जो होगा मैं वो करूंगा। और अंबालाल साराभाई ने मजदूरों को 20% बोनस देने की बात कही। तो मजदूरों ने कहा हमें 50% देने की बात हुई थी, तुम 20% दे रहे हो, नहीं लेंगे, है ना। और मजदूर बैठ गए भूख हड़ताल पर। जब मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गए तो गांधी जी को भी भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। और गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में 1918 में हो गई। ठीक है ना।
फिर अंत में ये मामला ट्रिब्यूनल को गया और लास्ट में सब लोगों ने मिलकर अंत में कितना % बोनस दिया गया मजदूरों को? 35% बोनस दिया गया। ठीक है ना। तो ये था अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, जो कि मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि विक्रम साराभाई कौन थे? तो अंबालाल साराभाई के बेटे थे, है ना। और अगर विक्रम साराभाई ना होते तो आज भारत में अंतरिक्ष भी ना होता, क्योंकि इस इंको स्पार के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। क्लियर है। और विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहते हैं, याद रखेंगे। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहते हैं किसको? विक्रम साराभाई को। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में है, केरल के त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यहां पर क्या होता है? सैटेलाइट का डिजाइन तैयार किया जाता है। क्लियर है। अच्छा देखो भैया, 1962 में हम लोगों ने इंको स्पार की स्थापना की। 1962 में हम लोगों ने इंको स्पार की स्थापना की थी, लेकिन इंको स्पार चल नहीं पाया क्योंकि 1962 में कुछ और भी हुआ था। क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध। क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध, है कि नहीं। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, जिससे इंको स्पार से हमारा ध्यान हट गया। लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग का ध्यान वापस आ गया और इंको स्पार का नाम बदलकर हम लोगों ने 1969 में, इंको स्पार का नाम बदलकर हम लोगों ने 1969 में, है ना, क्या कर दिया था? इसरो कर दिया था। क्या कर दिया था भैया? इसरो कर दिया था। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस इसरो का नाम है। और इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर। इसरो का हेडक्वार्टर क्या है भैया? बैंगलोर है। ठीक है ना। हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी और भी देख लेते हैं कि बैंगलोर से और क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर। स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसका पुराना नाम आपसे पूछेगा तो इंको स्पार। और इंको स्पार के अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई के पापा कौन है? अंबालाल साराभाई, जिनका संबंध किससे है? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह से है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम कहां पड़ता है? केरला में पड़ता है। ठीक है। चलो बेटा, सारी बात समझ में आई। अब हम लोग थोड़ी सी बात हल्की से करेंगे बैंगलोर पर, है ना। अभी आपको बहुत सारी चीजों के हेडक्वार्टर याद करने पड़ेंगे बेटा, बहुत सारी चीजों के आपको हेडक्वार्टर याद करने पड़ेंगे। और हम जानते हैं हमारे सारे बच्चे सब कुछ याद कर लेंगे, क्योंकि इस समय आपका दिमाग पूरा का पूरा, है ना, किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, और हर एक बच्चा एक ही ग्रुप में जुड़ेगा, 2 ग्रुप में। काफ़ी बच्चे हम लोगों ने रात में देखे थे उन लोगों ने, तो काफ़ी बच्चे मॉर्निंग के बैच में जुड़े हैं, इवनिंग के बैच में जुड़े हैं। तो उनको हम चेतावनी देते हैं कि जल्दी से एक बैच को लेफ्ट कर दीजिए। मॉर्निंग का बैच है तो मॉर्निंग में आ जाइए, इवनिंग का बैच है तो इवनिंग में आ जाइए। समझ में आ रही है? एक ही बैच में रहिए बेटा, ठीक है ना। दोनों बैच पे ब्लॉक हो जाओगे, फिर आप कहोगे सर हमें ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, फिर वो लोग ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो इस बात को माना करिए, एक बार मान लिया करिए, है ना। हाँ, आशुतोष मन त्रिपाठी, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। हाँ बेटा, यही बताने वाले हैं। आलोक कुमार, सिलिकॉन वैली इन बेंगलुरु। हाँ, मैं इसको बताता हूँ कि है क्या। ये बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, इसलिए इन्होंने तुरंत ही हमसे थोड़ा सा एक पहले आगे बता दिया। चलो, और ये सब बता भी सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे आप हमसे पूरा, फिर आपको जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर बस पेपर देने की जरूरत पड़ेगी और पेपर में सिलेक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। तो थोड़ी सी बात करते हैं सिलिकॉन वैली पर, ठीक है ना। हो सकेगा तो मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ा दूंगा, हो सकेगा तो मैं आपको कंप्यूटर की जो जानकारी आती है पेपर में, कंप्यूटर भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। तो देखते हैं भाई सिलिकॉन वैली क्या होती है, सिलिकॉन वैली क्या होती है, सिलिकॉन वैली क्या होती है। ठीक है ना। तो देखो भाई, सिलिकॉन वैली होती क्या है। तो जब हम लोग छोटे थे ना, जब हम लोग छोटे थे तो जिसके यहाँ कंप्यूटर होता था वो बड़ा आदमी होता था। हम लोग अपनी बात बता रहे हैं। तो जिसके यहाँ कंप्यूटर होता था ना, तो वो बड़ा व्यक्ति होता था ना, उसको हम लोग बहुत अमीर समझते थे। जिसके यहाँ एसी लगी होती थी पहले, तो उसको भी हम लोग अमीर समझते थे, है ना। हाथ से लगभग मान लो 10 साल के पहले की बात बता रहे हैं, 10 साल या 11-12 साल हो गए होंगे, है ना। तो अब हम लोग के जो स्कूल में अगर कंप्यूटर लैब होती थी तो हम लोग को बस सॉक्स और शूज उतार के जाना पड़ता था, है ना। और आप लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो कंप्यूटर लैब होती थी वहां पर एसी लगे होते थे, 3-4 एसी लगाए जाते थे, है ना। क्योंकि जो पहले के कंप्यूटर होते थे उनको चलने के लिए क्या होते थे, उन कंप्यूटर को चलने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए होता था। आजकल के भी कंप्यूटर अगर आप मिनिमम टेम्परेचर पर चलाएंगे, अगर आप कंप्यूटर को एसी के सामने धरकर चलाएंगे तो और अच्छा काम करता है। क्यों काम करता है, जरा इसको देख लेते हैं, है ना। विश्व के सर्वाधिक कंप्यूटर, सुनिएगा आराम से, विश्व के सर्वाधिक कंप्यूटर, विश्व के चाहे सर्वाधिक कंप्यूटर हो, चाहे विश्व के सर्वाधिक वाहन हो, है ना, ये सब कहां पाए जाते हैं, अमेरिका में।
विश्व के सर्वाधिक कंप्यूटर कहां पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं। क्लियर है? अमेरिका तो बहुत बड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना। तो विश्व के सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका में कहां पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा? कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। जैसे ही कैलिफोर्निया आप सुनो, जैसे ही आप कैलिफोर्निया नाम का शब्द सुनो, तुरंत ही आपको एक बीमारी याद आनी चाहिए। उस बीमारी का नाम है एड्स। जैसे ही आपको कोई कैलिफोर्निया का नाम सुना है, तुरंत ही आपको एक एड्स बीमारी याद आनी चाहिए, क्योंकि एड्स बीमारी का सबसे पहले पता है, HIV का सबसे पहला मरीज हमको 1981 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही मिला था। याद रहेगा? क्लियर। तो क्या बताया हमने आपको कि विश्व के सबसे ज्यादा कंप्यूटर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। ठीक है ना। अच्छा, हम सुनेंगे एक बार और बात कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम ऑक्साइड, गैलियम है ना ऑक्साइड। तो ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये ना तो कंडक्टर है ना तो ये बैड कंडक्टर है कि नहीं? ये क्या है? ये सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर मतलब क्या है? ये अर्धचालक है। ये क्या है बेटा? अर्धचालक है। अर्धचालक जानते हो ना? जैसे मान लो कि लकड़ी है, तो लकड़ी कुछ चालक होती है ना, लकड़ी बैड कंडक्टर होती है। तो लकड़ी को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लगा दोगे तो आपको करंट मारेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा। लेकिन आप लकड़ी को पानी में से भिगो के फिर डाल दो, फिर तो आपको सुहा कर देगा वो, है कि नहीं? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंडक्टर बन जाएगा, मतलब वो अधिकतर सेमी कंडक्टर बन जाता है ना। और अच्छे सेमी कंडक्टर क्या होंगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम ऑक्साइड। हमें सेमी कंडक्टर काम कैसे करते हैं इसको समझिएगा, है ना। एक होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है भैया? रेजिस्टेंस। तो इसको तीन चीजों को मैं आपको बता दे रहा हूं, फिजिक्स की चीजें हैं कि अगर आपसे कहा जाए जो घरेलू सिलेंडर होते हैं, जो घरेलू सिलेंडर होते हैं, है ना, इस घरेलू सिलेंडर में हम लोग ऊपर जो घरेलू सिलेंडर में जब देखा एक पिस्टन लगा होता है कि ऐसे करके घुमा लो तो चालू हो जाता है, ऐसे करके घुमा दो तो बंद हो जाता है। तो आपको बताना घरेलू सिलेंडरों में हम लोग गैस के लीकेज को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, है ना। तो चार ऑप्शन होंगे उसके, एक होगा रेक्टिफायर, एक होगा रेजिस्टेंस, एक होगा रेगुलेटर और एक होगा थर्मोस्टेट। जैसे मान के चलो कि एक हो गया रेगुलेटर, ऑप्शन ले लो जल्दी से, रेगुलेटर, और एक होगा रेजिस्टेंस, और एक लिख लेते हैं थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट। समझ में आ गया? ये तीन चीज। तो अब हमको ये बताइए जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उनको ऐसे घुमाने के लिए जो यूज करते हैं, उसको मतलब कि गैस के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए क्या यूज करते हैं? ये बताओ, रेगुलेटर की, रेजिस्टेंस की, थर्मोस्टेट। जल्दी बताओ। हाँ, आंसर दीजिए आराम से। दूसरा क्वेश्चन और पूछ देते हैं। जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर, है ना, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर को कम ज्यादा करने के लिए क्या लगा होता है? अगला बताना है आपको कि जो पंखे लगे होते हैं, पंखे की स्पीड को कम और तेज, धीमे और तेज करने के लिए क्या लगा होता है ना। ये तीन चीजें हैं कि पंखे की स्पीड को, हाँ आंसर आ रहा है बच्चों का, कुछ बच्चों का थर्मोस्टेट आ रहा है, कुछ बच्चों का रेगुलेटर आ रहा है। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूं, घरेलू सिलेंडर में गैस के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है ना। पंखे को धीमे और तेज करने के लिए, है ना, क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस लगा होता है। और फ्रिज में टेम्परेचर को कम ज्यादा करने के लिए क्या लगा होता है? थर्मोस्टेट लगा होता है। ये तो मैंने आज बता दिया आप लोगों को, है ना, वरना आज जिंदगी में हर कोई व्यक्ति रेगुलेटर ही बोलता है कि गैस का रेगुलेटर बंद कर दो, पंखे का रेगुलेटर धीमे कर दो, है ना, और फ्रिज का रेगुलेटर कम कर दो। रेगुलेटर आप समझ रहे हो ना, रेगुलेटर सिर्फ एक चीज में होता है, सिलेंडर में, ठीक है ना। पंखे में क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस लगाएंगे, और फ्रिज में क्या लगाएंगे? थर्मोस्टेट लगाएंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, छोटे छोटे पेपर में या पीसीएस तक के पेपर में ये क्वेश्चन आया है बेटा, ठीक है। थर्मोस्टेट, फ्रिज के टेम्परेचर को कम ज्यादा करने के लिए क्या लगाते हैं? तो थर्मोस्टेट लगाते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं बेटा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। जरा देखते हैं भाई, ये रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है। ये रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है? V बराबर आई आर सुना होगा आपने, ओम का नियम, ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले क्या बात करने वाले हैं, जैसे मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह है ना, एक करंट का प्रवाह है, करंट, ये करंट का प्रवाह है ना। तो प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। क्या होता है भैया? रोकना। तो हमने क्या किया कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज आ रही थी, तो हमने इसको ऐसे करके रोक लिया, तो अब इलेक्ट्रिसिटी यहां से जा नहीं पाएगी।
तो जब हम इसको ऐसे करके रोक लेंगे तो जो मेरा हाथ है ना वो प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? प्रतिरोध कहलाएगा। तो अब जब आप पंखे को धीमा करना चाहते हो तो ऐसे मोड़ देते हो तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कम जा पाती है और पंखा धीमे हो जाता है। पंखा तेज करते हो, रेजिस्टेंस हम लोग खींच लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पूरी जाती है और पंखा तेज हो जाता है। समझ में आ गया? तो अब ये टेम्परेचर, अब ये थोड़ा सा इन पर भी डिपेंड करता है कि आप कंडक्टर का यूज कर रहे हो कि बैड कंडक्टर का यूज कर रहे हो कि आप सेमी कंडक्टर का यूज कर रहे हो, है ना। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सेमी कंडक्टर है ना, इस सेमी कंडक्टर जो अर्धचालक होता है ना, सिलिकॉन अर्धचालक है। इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? कंप्यूटर में करते हैं। किसमें करते हैं? कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर में क्या लगी होती है? आईसी लगी होती है। कंप्यूटर में क्या लगी होती है भैया? आईसी लगी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या लगा होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय दिन में 12 बजे संडे को आता था शक्तिमान, आता था नहीं आता था? उस शक्तिमान की लड़ाई किससे थी? उस शक्तिमान की लड़ाई किससे थी? किल्बिश से थी ना। किससे थी? किल्बिश से थी। बस आंसर हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि आईसी का आविष्कार किसने किया है तो आईसी का आविष्कार किल्बी ने किया है। किसने किया भैया? किल्बी ने किया है। किल्बिश ना करिएगा, किल्बी कर दीजिएगा। उसका फुल फॉर्म है जेसी किल्बी। क्या नाम है? जेसी किल्बी, ठीक है ना। तो आईसी जेसी है ना, तो आईसी का आविष्कार जेसी किल्बी ने किया है, याद रहेगा। आईसी का आविष्कार किसने किया है? जेसी किल्बी ने किया है। डन। और आईसी पर जो व्हाइट रंग की लेयर होती है ना, वो किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। और जो सिलिकॉन है वो क्या है? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर में अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है, रेजिस्टेंस कम होगा, शून्य होगा, तो आपका कंप्यूटर कितना अच्छा चलेगा? अच्छा चलेगा ना। जो इलेक्ट्रिसिटी पूरी आ रही होगी, अच्छे से आ रही होगी। तो रेजिस्टेंस जीरो करना है तो आपको टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो जो सेमीकंडक्टर किस सिद्धांत में कार्य करते हैं? टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। बात समझ आ रही है? इसलिए हम लोग जब कंप्यूटर चलाते हैं तो वहां पे एसी लगाई जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम और कंप्यूटर अच्छा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो अब और देखते हैं बात कि आपको पता है कि आईसी, जो आईसी है उस पर हम लोग सिलिकॉन की लेयर ही चढ़ाएंगे। आईसी पर जब हम सिलिकॉन की लेयर चढ़ाएंगे तो जैसे ये मान लीजिए कि यहां पर सिलिकॉन पाया जाता है, किसी देश का सिलिकॉन यहां पाया जा रहा है और आईसी की फैक्ट्री यहां पर लगी हुई है। सिलिकॉन यहां पाया जा रहा है, आईसी की फैक्ट्री यहां पर लगी हुई है और कंप्यूटर दुकान यहां लगी हुई है। तो यहां से सिलिकॉन निकाल के लाओ, यहां बनाओ, फिर यहां पर बेचो, है ना। तो जब इतनी दूरी तय करोगे तो कंप्यूटर महंगा बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है ना। क्या करोगे? इतनी करोगे तो इतनी क्या कहोगे? अगर जब ऐसा करोगे तो कंप्यूटर महंगा बिकेगा। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको जहां पर सिलिकॉन पाया जाता है, जहां पर सिलिकॉन पाया जाता है ना, वहीं पर आप क्या लगा दो? जहां सिलिकॉन पाया जाता है वहीं पर आप आईसी की फैक्ट्री लगा दो और वहीं पर आप कंप्यूटर की दुकान लगा दो। हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर सस्ता बिकेगा। तो आपने क्या देखा? अगर विश्व का अगर कहीं पर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, यदि किसी देश का कंप्यूटर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है किसी एक स्थान पर, इसका मतलब यह है उस देश का सिलिकॉन भी वहां पर सबसे ज्यादा पाया जा रहा होगा। मतलब कि विश्व के सबसे ज्यादा कंप्यूटर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिलिकॉन वैली, विश्व की सबसे बड़ी सिलिकॉन वैली कौन सी होगी? विश्व की सबसे बड़ी सिलिकॉन वैली क्या होगी? तो विश्व की सबसे बड़ी सिलिकॉन वैली होगी कैलिफोर्निया, है ना। और भारत के सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहां पाए जाते हैं? तो भारत के सबसे ज्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं बेंगलोर में। तो भारत की सिलिकॉन वैली क्या होगी? तो भारत की सिलिकॉन वैली होगी बेंगलोर। क्या होगा? सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव कोएफिशिएंट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो बेंगलोर की क्या होगी? सिलिकॉन वैली। समझ में आ गया? तो आपको सिलिकॉन वैली वाला चैप्टर समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगर बात की जाए कि भारत ने अपना पहला रॉकेट, अपना नहीं, भारत का पहला रॉकेट कौन सा था? भारत ने कहा कि भैया जब सब लोग रॉकेट छोड़ रहे हैं तो हमको भी दे दो रॉकेट, तो हम भी छोड़ दे जरा सा, है ना। तो भारत ने अमेरिका से एक रॉकेट खरीदा जिसका नाम था नाइक आपास। क्या नाम था? नाइक आपास, ठीक है ना। तो भारत द्वारा छोड़ा गया, भारत द्वारा, स्वदेशी नहीं है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला रॉकेट, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला रॉकेट, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए नाइक आपास। क्या होना चाहिए? नाइक आपास, है ना। किस देश से खरीदा था हम लोगों ने? अमेरिका से खरीदा था, ताकि हमारा नाम थोड़ा सा अमर रह जाए। क्लियर है? अच्छा,
1963 की बात बताते हैं। 1962 में क्या हुआ था? 1962 में थुम्बा, केरल में पड़ता है ना, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना हुई थी। थुम्बा विषुवत रेखीय, थुम्बा विषुवत रेखीय है ना प्रक्षेपण केंद्र या स्टेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थुम्बा विषुवत रेखीय प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर लगाना है 1962 में हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना शुरू किया था 21 नवंबर 1963 को। इसने काम करना शुरू किया था 21 नवंबर 1963 को, और 1963 में ही हम लोगों ने अपना पहला रॉकेट छोड़ा था। 1963 में ही हम लोगों ने अपना पहला रॉकेट छोड़ा था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष, हाँ बिल्कुल सही बेटा, हाँ सेमीकंडक्टर होता है, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु, नाइक आपास, बिल्कुल बिल्कुल याद कर लीजिए जल्दी से। तो आपको पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष आयोग, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग, और कभी कभी पूछ लेता है ये दोनों की स्थापना कब हुई थी, और कभी कभी पूछ लेता है ये दोनों किसके अंडर में काम करते हैं ना। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग किसके अंडर में काम करते हैं, तो आपको बताना है, जल्दी बताइए ये दोनों किसके अंडर में काम करते हैं। तो ये दोनों किसके अंडर में काम करेंगे? सिंपल सी बात है, ऊर्जा मंत्रालय के अंडर में काम करेंगे। समझ में आ गया? और ऊर्जा मंत्रालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को हम लोग एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहते हैं। प्रधानमंत्री को हम लोग एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि प्रधानमंत्री को एटॉमिक बटन, परमाणु बटन क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताऊंगा। इसकी एक बड़ी सी कहानी है। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। तो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। अब अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी हुई है ना सभी नीतियों का निर्माण करता है। अंतरिक्ष आयोग क्या करता है? अंतरिक्ष आयोग है ना अंतरिक्ष अनुसंधान से, रिसर्च से, है ना अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी हुई सभी नीतियों का निर्माण करता है। इतनी बात क्लियर है? इतने को दिक्कत है? चलिए, अब इनके अंडर में कुछ संस्थाएं काम करती हैं। इनके अंडर में कुछ संस्थाएं काम करती हैं। उन प्रत्येक संस्थाओं का अपना एक हेडक्वार्टर या मुख्यालय होता है ना। तो आपको अब संस्थाओं के हेडक्वार्टर याद करने हैं। तो मैं यहाँ पर हेडक्वार्टर लिखूंगा, मैं आपको यहाँ पर संस्थाएं लिखूंगा कि हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत सारी संस्थाएं हैं। किसी का काम है इस उपग्रह को कंट्रोल करना, किसी का काम है सेमीकंडक्टर बनाना, किसी का काम है कि फिजिक्स पर काम करना, किसी का काम है मॉलिक्यूलर पर काम करना, किसी का काम है ट्रांसपॉन्डर पर काम करना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष विभाग के अधीन संस्थाएं, तो अब आपको बताना है अंतरिक्ष विभाग के अधीन मतलब कि इसके अंदर काम करने वाली संस्थाएं। तो इसके हेडक्वार्टर आपको बेटा जल्दी जल्दी बताने हैं, है ना। तो मैं पहला पूछना चाहता हूं आपसे, पहला होगा इसरो। पहला क्या होगा? इसरो। कि इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? जल्दी बताइए, इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? हाँ, 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। नाइक आपास कब छोड़ा गया सर? बेटा बताया था हमने 1963, ठीक है। जल्दी बताओ, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? भौतिक, यही सब आता है पेपर में, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? जल्दी से आंसर बताना शुरू कीजिए। आकाश गुप्ता का आंसर आया बेंगलोर, बिल्कुल सही है। इसरो की स्थापना 1969 और हेडक्वार्टर इसका क्या है? बेंगलोर, बिल्कुल सही है। इसरो का हेडक्वार्टर बच्चों ने बेंगलोर बताया है। तो बच्चों और बता दो, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। मैं आपको हिंट देता ना, हिंट से कहो जल्दी याद हो जाए। इसरो का हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम बता रहे हैं, प्रवीण डाका नशे में घूम रहे हैं। चलो देखो, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का हेडक्वार्टर वही है ना जहां पर प्लेग फैल गया था। अब बताओ, जहां प्लेग फैल गया था और उस सत्याग्रह का या उस आंदोलन का नाम भी उसी के ऊपर पड़ा हुआ है। अब बताओ, मोहम्मद अंसारी गलत है बेटा, उत्तराखंड नहीं है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? मैंने आपको हिंट भी दी है ना। एक और बताइए, अर्धचालक अनुसंधान प्रयोगशाला, अर्धचालक अनुसंधान प्रयोगशाला। कम से कम 10 से 15 ही पूछेंगे,
हमारे हिसाब से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने जितने भी पेपर में क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो सब लिखवा दूंगा। जल्दी बताओ। हाँ, आंसर आ गया है अमीनाबाद। अच्छा, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद आंसर आया, बिल्कुल सही है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। हाँ बताइए, अर्धचालक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसका हेडक्वार्टर बेटा, इसका हेडक्वार्टर वो है जहां पर किंग्स 11 पंजाब का मैच होता है। अगर आप आईपीएल देखते हो तो किंग्स 11 पंजाब का जो पार्क है जहां पर, है ना, वही इसका हेडक्वार्टर है। तो बच्चे बताएंगे हमको आंसर, है ना। वो राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये अर्धचालक अनुसंधान प्रयोगशाला। हाँ, इतना पूरा रटना पड़ेगा, रट लो, रटना पड़ेगा। कुछ चीजें देखो, कॉन्सेप्ट हमने आपको कल पढ़ा दिए थे, रटने वाली चीज आज पढ़ा रहे हैं। जल्दी बताओ। हाँ, आंसर आया, अखिलेश शुक्ला का आंसर आया, बिल्कुल सही है। अनिल कुमार का आंसर आया, जुनून कर दिखाने का। शाक्य का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। आंसर है मोहाली, चंडीगढ़। हाँ, आंसर है मोहाली, चंडीगढ़। सिर्फ बेटा 10 याद करने हैं आपको, मैं आपको सिर्फ 10 बताऊंगा, सिर्फ 10 बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं, है ना। अगला बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, लिख देता हूं मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर क्या होगा? इसका हेडक्वार्टर वही है जहां पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, है ना। इन दोनों का हेडक्वार्टर दोनों का सेम है। जल्दी बताइए। कल और मजा आएगी, कल हम लोग जब पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक बम, ये सब पढ़ेंगे तो और मजा आएगी। जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए पहले। इसका आंसर बताइए। गलत है, वैभव यादव दिल्ली नहीं है बेटा। नेहा त्रिपाठी बिल्कुल सही है। और बताइए, हर्ष पटेल बिल्कुल सही है। आंसर है त्रिवेंद्रम। आंसर क्या है? त्रिवेंद्रम। आंसर क्या है? त्रिवेंद्रम। बेटा याद कर लो इसको एक बार मेरे साथ। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, अर्धचालक अनुसंधान प्रयोगशाला मोहाली चंडीगढ़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर? त्रिवेंद्रम। तो आपने ये 5 याद कर लिए मेरे साथ, ये 5 याद कर लिए, वेरी गुड, है ना। हम थोड़ी सी बात और करते हैं। अगला, है ना, बताइए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मैं आपको इतनी बार ये बोलूंगा कि आप ना चाहते हुए भी इसको याद कर लोगे, बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सार, ठीक है। फुल फॉर्म इसका है, हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं इसको हम लोग, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जल्दी बताइए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? बताया भी था हमने आपको, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। और बताओ, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किस झील के पास? पुलिकट झील के पास। बिल्कुल आंसर सही आया है सबका। आंध्र प्रदेश पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश पुलिकट झील, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइए, अगला बताइए, आईसैक, कई बार पेपर में आया आईसैक, इसरो सैटेलाइट सेंटर, आईसैक, आईसैक और इसरो, है ना, इसरो और आईसैक, है ना। इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर को कहते हैं आईसैक, और इसरो तो आप जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो और आईसैक दोनों का हेडक्वार्टर एक है, इसरो और आईसैक दोनों का हेडक्वार्टर एक है। आंसर क्या है? बेंगलोर। इसरो और आईसैक दोनों का हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलोर है, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, अगला बताइए जल्दी से। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, है ना, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मैं आपको बता देता हूं ये होता क्या है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, MCF, है ना। देखो भैया, जब हम लोग उपग्रह छोड़ते हैं, जब हम लोग उपग्रह छोड़ते हैं तो उपग्रह छोड़ने से पहले से मान के चलिए कि हम लोगों ने उपग्रह से करके छोड़ा, तो जब हम लोग उपग्रह छोड़ेंगे,
ठीक है, जब हम लोग ये उपग्रह ऐसे करके छोड़ेंगे, है ना, तो इसको कंट्रोल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, है ना, कि उपग्रह कहीं इधर ना भाग जाए, कहीं इधर ना भाग जाए, बात समझ आ रही? तो इसको कंट्रोल किया जाएगा ना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, भारत में 2 स्थान है ना, उपग्रहों को कंट्रोल करने के लिए भारत में 2 स्थान है ना। तो एक क्या है, एक है हसन कर्नाटक में, ये नहीं बता पाओगे आप, एक है हसन कर्नाटक में, एक मध्य प्रदेश भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में, है ना। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी पहले तो एक बीचों बीच होनी चाहिए, और बीचों बीच क्या है, मध्य प्रदेश तो भोपाल, है ना, और नीचे क्या है, कर्नाटक। क्लियर है? अच्छा, एक और बात आपने कभी सोची, एक आपने कभी ये बात सोची कि हम लोग साउथ इंडिया से ही हमेशा सैटेलाइट क्यों भेजते हैं? साउथ इंडिया से ही सैटेलाइट क्यों भेजते हैं? सोचिए क्यों। सबसे पहली बात कि अगर हम लोग सैटेलाइट जब यहां से भेजेंगे ऐसे करके, है ना, तो अगल बगल क्या पड़ेगा, समुद्र पड़ेगा। अगर हम लोग का प्रोग्राम खराब हो जाता है ना, तो सैटेलाइट कहां गिरेगा जाकर, या तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा और या तो अरेबियन सी में गिरेगा। सोचो जम्मू कश्मीर से हम लोग छोड़ देते, है ना, प्रोग्राम खराब हो गया, उत्तर प्रदेश में ढह गया। समझ आ रही बात? ठीक है ना। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहां पर है? हसन कर्नाटक और मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्लियर है? इसी में आपसे पूछ देता है, इसी में आपसे पूछ देता है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन कर्नाटक मध्य प्रदेश भोपाल के अलावा, है ना, और किस देश में है? हम लोगों ने मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय, है ना, किसी और देश में भी बना रखा है अपना। जल्दी बताइए, और किसी देश में भी बना रखा है। जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी बताइए। हाँ, आंसर नहीं आ रहा है किसी का जल्दी बताओ। आंसर है मॉरिशस। आंसर क्या है? मॉरिशस। आंसर क्या है? मॉरिशस। बात समझ आ रही? आंसर क्या होगा इसका? मॉरिशस होगा। ठीक है ना। और आज का लास्ट आपको बताना है, ठीक है, इंडियन डीप नेटवर्क, IDSN, ठीक है ना, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, लास्ट में इसका मुख्यालय बता दो जल्दी से, है ना। इसका मुख्यालय अगर आप बता दोगे तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, यहां से पृथ्वी से अधिक दूरी पर भेजे जाने वाले उपग्रहों के साथ संचार स्थापित किया जाता है ना। जो अधिक दूरी पर भेजे जाते हैं, मतलब कि GTO पे जिसको भेजा जाता है, उनके साथ संचार स्थापित करने के लिए हम लोग IDSN पर जाते हैं। और IDSN का मुख्यालय क्या होगा? जैसे मॉम जाने ना, मास ऑर्बिट मिशन, है ना, जब मंगल मिशन के लिए जो भी संचार व्यवस्था है हम लोगों ने अपने कैच की थी, वो कहां से की थी? IDSN से की थी। और IDSN का मुख्यालय आप बता दीजिए जल्दी से, क्या है? जल्दी बताइए, IDSN का मुख्यालय बताइए कहां पर है? नहीं बता पाएंगे, बहुत मुश्किल है, जल्दी बताइए। लेकिन फिर भी कर्नाटक के ब्यालालू में। कहां पर है? ब्यालालू। क्या है? ब्यालालू। ठीक है। IDSN का कई बार पेपर में, जब से हम लोगों ने मंगलयान एक ही बार में बिल्कुल आग लगा दी, एक ही बार में मंगलयान हम लोग जब पास कर लिया, तो बहुत बड़ी बात थी, है ना जाने कितने लोगों ने मंगल पर अपने यान भेजे, है ना, सफल नहीं हो पाए। हम लोगों ने बस एक बार भगवान का नाम लिया, नारियल तोड़ा, काम हो गया कई बार में। समझ आ गया, है ना, बात समझ आ रही? इनक्रेडिबल इंडिया, इतनी बात क्लियर है। IDSN का मुख्यालय क्या होगा? ब्यालालू, कर्नाटका। इतनी बात डन है, इतने कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको बस इतने हेडक्वार्टर याद करने हैं, किसी भी तरह से ना चाहते हुए भी आपको इतने हेडक्वार्टर याद करने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा और बात करते हैं। भारत ने अपना पहला उपग्रह, देखो भारत ने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तो बनाया नहीं था। जब सभी लोग उपग्रह छोड़ रहे थे, तब हम लोगों ने एक रॉकेट छोड़ा, नाइका पास। ठीक है ना। अब हम लोग के पास रॉकेट तो है नहीं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तो है नहीं, है ना, लेकिन हम लोगों ने अपना एक बना लिया, क्या? हम लोगों ने सैटेलाइट बना लिया। अब सैटेलाइट बना के घूम रहा है, भाई छोड़ दो भाई। समझ आ गया? इतनी सी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, है ना। तो भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का पहला उपग्रह अप्रैल 1975, है ना, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है। तो भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अब इस उपग्रह का नाम क्या था? इस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। और हमारी पटरी किससे अच्छी खाती थी? हमारी पटरी अच्छी खाती थी रशिया से।
है ना। तो रूस के रॉकेट इस रॉकेट से छोड़ा गया था, तो आंसर है इंटर कॉस्मोस। और कहां से छोड़ा जाएगा, तो आंसर है बैंकानूर। बैंकानूर। बात समझ आ रही है। तो हम लोगों का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। क्लियर है। अगर इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला संचार उपग्रह, इसी में आपसे पूछ दिया जाए जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था, तो कई बार क्वेश्चन आया पेपर में, भारत का पहला संचार उपग्रह, भारत का पहला संचार उपग्रह 19 जून 1981 में छोड़ा गया था। ठीक है ना। और हम लोग तो छोड़ नहीं पाएंगे, दूसरे देश की सलाह लेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि भारत का पहला संचार उपग्रह वो कौन था, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, है ना। तो भैया आजकल जिसके पास एक कटा हुआ सेब होता है, बस वही है कटा हुआ सेब। बताओ क्या, एप्पल। ठीक है, याद रहेगा। तो भारत का पहला संचार उपग्रह, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था बेटा, तो आंसर लगाना है एप्पल था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो आंसर लगाना है एप्पल था। क्लियर है। चलिए ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे, ना चाहते हुए भी आपको ये दोनों पॉइंट याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। बच्चे याद रहा, सबका आंसर आ रहा, रूमी यादव एप्पल, अंकित कुमार एप्पल, विनीत कुमार आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला बताइए। हम आते हैं स्वदेशी अपनाते हैं, है ना। तो भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का पहला स्वदेशी पे आ जाते हैं, ठीक है ना। स्वदेशी पे, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट जिससे उपग्रह छोड़ा गया, है ना। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट, है ना, कौन सा था जिससे उपग्रह छोड़ा गया था, तो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट जिससे उपग्रह छोड़ा गया था, है ना, उसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। आंसर है SLV3। क्या है, SLV3। आंसर क्या है, SLV3। तो भारत का अपना स्वदेशी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आंसर लगाना है SLV3। और हमने इसमें कौन सी श्रृंखला शुरू करी थी भेजने वाली, रोहिणी। कौन शुरू करी थी, रोहिणी नाम के हमने उपग्रह भेजना शुरू किए थे, है ना। तो इसके साथ हमने 4 उपग्रह भेजे थे, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है ना। तो हमने टोटल 4 उपग्रह भेजे थे। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन सा उपग्रह असफल हो गया था। ठीक है, कौन कौन सा उपग्रह स्थापित कर दिया था। अगर आपसे रॉकेट पूछा जाए तो SLV3 पूछेंगे, और उपग्रह पूछा जाए तो रोहिणी लगाएंगे, रोहिणी 75। क्या लगाएंगे, रोहिणी 75। 75 क्या है, व्यास है। ठीक है ना। तो अब कब भेजा था, तो 18 जुलाई 1980 को। कब भेजा था, 18 जुलाई 1980 को। 18 जुलाई 1980 को। ठीक है ना। इतनी आपको बात समझ में आई, सारी बात क्लियर है सबको, सारी बात क्लियर है। चलिए, है ना। अब हाँ बताइए कौन सा असफल हो गया था, आपने बताया नहीं कौन सा असफल हो गया था, है ना। जल्दी बताइए कौन सा असफल हो गया था। हमने 4 भेजे थे, एक हम बता दे रहे हैं, एक आप बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना, जल्दी बताइए। तो हमने यहाँ पे तीसरे वाले को असफल कर दिया, अब एक आप बता दो। ठीक है, आंसर आ रहा है, लोग अंधे मारने शुरू कर दिए हैं, नहीं फिर भी चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एप्पल कहाँ से छोड़ा गया था, फ्रेंच गुयाना से, है ना। एप्पल कहाँ छोड़ा गया था, फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना का प्रक्षेपण केंद्र क्या है, कोरू है ना। तो एप्पल को हम लोगों ने 1981 में, जून 1981 में फ्रेंच गुयाना के कोरू से छोड़ा था। ठीक है ना। रॉकेट का नाम था एरियन 4। एरियन आता, एरियन, रॉकेट का नाम क्या था, एरियन 4। ठीक है। चलो, अब यहां पर लोगों के पसीने छूट रहे हैं कि इतना कैसे याद किया जाएगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी नहीं आ रही है, अब बायोटेक्नोलॉजी आ रही है। साइंस थोड़ी सी कम हो गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है ना। हाँ, आपका कहने मतलब ये देखो, पढ़ना सब कुछ है और आपको पहली बार ये पढ़ रहे हो और कोई पढ़ाता भी नहीं है तो पढ़ते चलो। कल हम लोग मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बम और एटम बम के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ आ रही, हाइड्रोजन बम और एटम बम के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बम खतरनाक होता है कि एटम बम खतरनाक होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो, अब कुछ ही चीजें आपको याद करनी है। इंडियन नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट,
इनसैट, इंडियन नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट है ना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है बेटा? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? जो इनसैट उपग्रह होते हैं, जो इनसैट उपग्रह, जो इनसैट सैटेलाइट होते हैं, ये जो इनसैट सैटेलाइट होते हैं वो बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए या परियोजनाओं के लिए यूज किए जाते हैं। आप इससे आप जो भी करना चाहो, आप इसे शिक्षा संबंधी योजना बनाना चाहो, आप इसे स्वास्थ्य संबंधी योजना बनाना चाहो, आप इसे ग्रामीण क्षेत्रों में उसका नक्शा बनाना चाहो, आप शहरी विकास के लिए उसमें मैप बनाना चाहो, रोड कहां से निकलेगी, क्या कैसे आर्किटेक्चर होगा, ये सारी चीजें, हर एक चीज के उद्देश्य के लिए, मल्टीपर्पस के लिए हम लोगों ने क्या यूज करने लगे हैं आजकल? इनसैट यूज करने लगे हैं, इंडियन नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अब आपसे पूछ देता है कि इनसैट है ना, अब आपसे पूछ देगा इनसैट की शुरुआत भारत में कब से हुई है? तो इनसैट की शुरुआत भारत में 1983 से हुई है और इसी इनसैट का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसी इनसैट की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी 3 जगह बताई हमने आपको। एक हमने आपको बताई हसन कर्नाटक में, एक बताई मध्य प्रदेश के भोपाल में, और एक हमने आपको बताई है भारत देश के बाहर मॉरिशस में। क्या बताई है? मॉरिशस में, है ना। अब आते हैं IRSS पर, है ना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या आता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, IRSS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। समझ लो होता क्या क्या है ये, है ना। IRSS होता क्या है? जैसे मान के चलिए IRSS, इंडियन, बस फुल फॉर्म याद रखिए, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इस IRSS का फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मार्कर में इंक डाल दीजिए जरा सा, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब जरा देखिएगा कि हम लोग क्या पृथ्वी के अंदर जा सकते हैं? पृथ्वी के अंदर। तो अब इस बार हम लोगों ने क्या किया? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के तहत हमने क्या किया? इसमें हम लोगों ने इंफ्रारेड का यूज किया, अवरक्त किरण का। किसका यूज किया? इंफ्रारेड का, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अवरक्त किरणों का प्रयोग किया, ठीक है ना। तो जो अवरक्त किरण का प्रयोग करेंगे तो इससे होगा क्या? तो पहले लोग रेडियो तरंगे प्रयोग करते थे, लेकिन रेडियो तरंगे से खतरनाक तरंगे कौन सी हैं? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जानते ना क्या होती है? इंफ्रारेड रेज जानते हैं क्या होती है? सूर्य से आने वाली सभी किरणें गर्म नहीं होती, ठीक है। सूर्य से आने वाली सभी किरणें गर्म नहीं होती, सूर्य से आने वाली मात्र 1/3 किरण ही गर्म होती है। तो सूर्य से आने वाली सभी किरणें गर्म नहीं होती, सिर्फ 1/3 किरण ही गर्म होती है, और जो गर्म होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड, अवरक्त किरण। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। बाकी सूर्य पे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर, है ना, क्या क्या छुपा है, क्या क्या संसाधन है, मृदा, जलवायु, समुद्र के अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए हम लोग IRSS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो भी आप देखते हो ना, IRS-1 सैटेलाइट भेजा गया, IRS-3A सैटेलाइट भेजा गया, IRS, जब भी IRS से पूछा जाए, जब भी अगर कोई IRS नाम का सैटेलाइट भेजा जाए, आप समझ जाइएगा कि कुछ इस प्रकार की चीजों के लिए भेजा गया है। और जब इनसैट के लिए भेजा जाए तो सभी मल्टीपर्पस के लिए भेजा गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का मौसमी उपग्रह कौन सा है? भारत का मौसमी उपग्रह कौन सा है? भारत ने अपना पहला मेटलर्जी सैटेलाइट 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से छोड़ा था, है ना। लेकिन कल्पना चावला की मृत्यु के बाद भारत सरकार द्वारा इस मेटलर्जी सैटेलाइट का नाम बदलकर हम लोगों ने क्या कर दिया था? है ना, कल्पना कर दिया था। क्या कर दिया था भैया? कल्पना कर दिया था। तो मैं इसको बताऊं जरा सा, मेटसेट। तो IRSS और इनसैट में अंतर समझ में आया आपको? ठीक। तो हमने आपको क्या बताने वाले हैं? हम बताने वाले हैं कि मेटसेट, है ना, मेटसेट, है ना। तो 12 सितंबर 2002 को हम लोगों ने अपना ये सैटेलाइट भेजा था। किसके लिए? मात्र मौसम की जानकारी लेने के लिए। मौसम की जानकारी के लिए कौन सा उपग्रह है भैया? तो मौसम की जानकारी के लिए है मेटसेट। अब इस मेटसेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटसेट का नाम बदलकर कर दिया गया है कल्पना। क्या कर दिया गया है? कल्पना कर दिया गया है, ठीक है ना। क्या कर दिया गया है? कल्पना कर दिया गया है। बात क्लियर रहेगी, सारी चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटसेट के बाद अब आएगा हैमसेट। क्या आएगा? मेटसेट के बाद क्या आएगा? हैमसेट। अगर आपसे पूछा जाए कि हैमसेट सैटेलाइट का प्रयोग हम किस में करते हैं? कुछ नहीं, रेडियो सुनने के लिए। हैमसेट, है ना, रेडियो को सुनने के लिए।
रेडियो को सुनने के लिए। अच्छा, आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक बहुत चर्चा में चला था कि आपके पास एक लिंक आया होगा व्हाट्सएप पे, कहा होगा इस लिंक पर क्लिक करो, जैसे लिंक पर क्लिक करते हो तो एक धरती बनकर आती होगी, है ना। उस धरती पर क्या होता था, एक हरे हरे बिंदु बन के आते होंगे, अगर आप चलाए हो कभी या फिर कभी ऐसा लिंक आया हो, है ना। तो एक ऐसे करके हरे हरे ब्लिंक करके आते होंगे, है ना। तो विश्व के सारे रेडियो स्टेशन आपको दिख जाएंगे। तो आप जाइए किसी भी, अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको अभी नहीं पता है, जैसे आपने नहीं पता किया है, तो आप एक बार गूगल पे सर्च मारिए या यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, है ना, कि पूरे विश्व के, है ना, वर्ल्ड रेडियो सुनने के लिए, है ना, हमें लिंक चाहिए। तो वो लिंक नीचे डिस्क्राइब पे देगा, आप लिंक पर क्लिक करिए, आपकी धरती बनकर आएगी। आप किसी भी देश में जाइए, है ना, और जहां जहां हरा हरा पॉइंट होगा वहां पर जाकर आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उस देश का रेडियो आपको सुनाई पड़ने लगेगा। समझ आ गया? किसके जरिए? मात्र हैमसेट के जरिए ये सब चीजें, है ना, होती हैं। अब आते हैं एजुसेट में। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हैमसेट को हमने कब भेजा था, तो भेजेंगे कहां से? वही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजेंगे, है ना। भेजा कब था? 5 मई 2005 को, 5 मई 2005 को। क्लियर है? हाँ, देखो कुछ बच्चों ने देखो देखा है, कुछ बच्चों ने कुछ देखा है, कुछ बच्चे देखो जानते हैं, जो दिन भर व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, वो जान रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं एजुसेट। एजुसेट का संबंध किससे है ना, कि अब यहां पर हम बैठे हैं, अब जो आप ये ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हो ना, अभी तो हम यहाँ पर पूरा सेटअप लगा के बैठे, ऑनलाइन आप क्लास ले पा रहे हो, समझ आ गया। लेकिन अभी यही आप देखते हैं कि एक क्लास कहीं और चल रही है और पूरा विश्व उसको देख रहा है, पूरा भारत उसको देख रहा है ना। तो शिक्षा संबंधी जो उपग्रह भेजे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एजुसेट, और भारत ने अपना पहला शिक्षा संबंधी उपग्रह एजुसेट देखो, अगर कहीं मेटसेट लिखा है तो लिखा है मौसमी उपग्रह मेटलर्जी सैटेलाइट, हैमसेट लिखा है तो रेडियो सैटेलाइट है ये, एजुसेट लिखा है समझ लीजिए शिक्षा संबंधी सैटेलाइट है ये, है ना। कब भेजा था भारत ने? इसको भेजा था 20 सितंबर 2004 को, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, 20 सितंबर 2004 को। तो 20 सितंबर 2004 को भारत ने अपना पहला एजुकेशनल सैटेलाइट भेजा था। क्लियर है? अब आता है कार्टोसेट 2B। क्या आएगा? कार्टोसेट 2B। कार्टोग्राफर होता ना, कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है? मानचित्र बनाने वाला। कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर होता है मानचित्र बनाने वाला। तो भारत का मानचित्रावली, भारत का मानचित्र को दर्शाने वाला जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? कार्टोसेट 2B। क्या है? कार्टोसेट 2B है। बात समझ आ रही? क्या है? मानचित्र से संबंधित कौन सा है? हाँ, कुछ बच्चे आंसर पहले दे रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा, अच्छी बात है ये। चलो देखते हैं, मानचित्र से संबंधित कौन सा उपग्रह हमारा होता है? कार्टोसेट 2B। बेटा पेपर में आएगा कार्टोसेट 2A, कार्टोसेट 1A, इस प्रकार से आंसर आएगा। तो भारत के मानचित्र से संबंधित कौन सा उपग्रह भेजा गया था? तो कार्टोसेट, है ना। एक अच्छा सा भारत का मानचित्र, हर गली का मानचित्र, हर चीज का मानचित्र जानने के लिए कार्टोसेट 2B डन है। अब सेकेंड लास्ट चीज पे आते हैं। अब हम लोग को देखना है व्हाट इज चंद्रयान, है ना। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, बस ये 3 चीज देखनी है और हमारा स्पेस साइंस पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले चंद्रयान पर आते हैं, है ना। तो सबसे पहले चंद्रयान पर आते हैं। तो चंद्रयान को मंजूरी कब दी गई थी? चंद्रयान को मंजूरी कब दी गई थी? ये सब चीजें, और चंद्रयान कब भेजा गया था, इन सब पर बात करते हैं भैया। मंगलयान तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चंद्रयान से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए चंद्रयान फर्स्ट को मंजूरी कब दी गई थी? तो 11 सितंबर 2003 को इसको मंजूरी दी गई थी। और इसका ढांचा किसने तैयार किया था? इसका ढांचा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? HAL ने तैयार किया था। और इसको हम लोगों ने, है ना, किस रॉकेट या लॉन्चर से छोड़ा था? तो PSLV C11 से छोड़ा था। किससे छोड़ा था? PSLV C11 से छोड़ा था। क्लियर है? चलिए, तो चंद्रयान फर्स्ट, है ना। तो इसको मंजूरी कब मिली थी चंद्रयान फर्स्ट को? तो 11 सितंबर 2003। सही है? ठीक है ना। तो 11 सितंबर 2003 को कैबिनेट मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी थी। अब इस चंद्रयान का ढांचा किसने तैयार किया था? तो आंसर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस चंद्रयान प्रथम का ढांचा तैयार किया था। अब इसी में आपसे कह दिया जाए कि इसको छोड़ा किससे गया था? तो PSLV C11 से छोड़ा गया था। PSLV C11 से छोड़ा गया था। अब जो PSLV C11 छोड़ा गया था, छोड़ा कहां से गया था? अब यहां से क्वेश्चन फंसा। चंद्रयान जो अभियान, इसको छोड़ा कहां से गया था? तो अब याद करिए, जहां पर IDSN का मुख्यालय है,
इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जहां पर आईडीएसएन का मुख्यालय है, वहीं से इसको छोड़ा गया था। यहां पर क्या होगा आंसर? ब्यालालू। क्या होगा? ब्यालालू। और ब्यालालू कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और ब्यालालू कहां पड़ता है भैया? ब्यालालू पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है ना। हाँ सर, देखो कुछ बच्चे को आंसर तुरंत ही आता है। हमने पूछा आईडीएसएन तो तुरंत ही आंसर बताया कर्नाटक, तुरंत ही आंसर बताते हैं बच्चे, बिल्कुल सही है ना। चंद्रयान फर्स्ट 312 दिन तक चंद्रमा की कक्षा में रहकर उसके 34,000 से ज्यादा 3400 से अधिक बार चक्कर लगाए थे। चलिए कोई बात नहीं, है ना। चंद्रयान प्रथम से इंपॉर्टेंट क्या है कि चंद्रयान प्रथम से जानकारी क्या मिली? चंद्रयान प्रथम से जानकारी हमको मिली कि चंद्रमा पर क्या है? पानी। और हमने आपको पहले बताया था कि चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं भैया? चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि चंद्रमा पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा। चंद्रमा पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? चंद्रमा पर सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है? ये आपको फंसा देगा आंसर। चंद्रमा पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है ना। टाइटेनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, इस प्रकार से आंसर दे दिया जाए। जल्दी बताइए, चंद्रमा पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? इसी प्रकार से चंद्रयान सेकंड होगा, कोई मतलब नहीं, बस आपको इतना याद करना है। अब आते हैं मंगलयान पर, अब आते हैं जल्दी से मंगलयान पर। आंसर नहीं दे पा रहे हैं? नहीं पता सर, सोचो सोचो। कुछ लोग का आंसर आया, एक दो लोग का आंसर आया है, एक दो लोग का आंसर आया है, जल्दी बताओ। 3 अगस्त 2012, 5 नवंबर 2013। ये जो हम डेट लिख रहे हैं, कोई बता पाएगा इस डेट से हम क्या बताने वाले हैं? 24 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, है ना। जल्दी बताओ, 24 सितंबर 2014। ये सब डेट कोई बता पाएगा? हाँ, आंसर आया। ये हम क्या बताने वाले हैं? ये बताने वाले हैं मंगलयान। ये क्या बताने वाले हैं? मंगलयान, है ना। मॉम, मार्स ऑर्बिट मिशन। क्या बताने वाले हैं? मार्स ऑर्बिट मिशन, है ना। इस मार्स ऑर्बिट मिशन को हम 2 मिनट के लिए रोकते हैं और 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय, है ना। और ये भारत से गए थे, है ना, कि भारतीय मूल के थे कि कहाँ से गए थे, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे क्या बताओगे, है ना। जल्दी बताओ। 3 अप्रैल 1984 की बात है, 3 अप्रैल 1984 की बात है। कुछ बच्चे आपस में बात करते हैं, जल्दी बताओ। 3 अप्रैल 1984 की बात है। अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय, मैं आपको स्पेस शटल का नाम बता दे रहा हूँ, सोयूज T11, सोयूज T11। आंसर बच्चे ने दे दिया, 1-2 बच्चों का आंसर आया। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। और बताओ, और बताओ, जल्दी बताओ, और बताओ। 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को भारतीय मूल की महिला भी गई थी, भारतीय मूल की महिला भी गई थी, है ना। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और काम खत्म हो गया, है ना। और भारतीय मूल की एक और भी हैं, है ना, तो सर्वाधिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही हैं, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में, सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला हैं वो, सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला हैं। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जल्दी बताइए, इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बता दो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट। सबका आंसर आया, बहुत तेजी से आंसर आ रहा है, इतनी तेजी से आंसर आ रहा कुछ पूछो नहीं। सुनीता विलियम, कल्पना चावला, प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी मतलब नाम ले रहे हैं, अखिलेश कुमार, अजय कुमार यादव, बिल्कुल सही है। 195 दिन, सुनीता विलियम्स, वेरी गुड। बछेंद्री पाल को यहाँ से बता रहा, अरे पहाड़ पर चढ़ा रहे हो क्या? चलो देखते हैं। तो अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम भारतीय, तो आंसर है सोयूज T11 से 3 अप्रैल 1984 से, है ना। सोवियत संघ की ओर से गए थे, सोवियत संघ मतलब USSR की ओर से गए थे, सोवियत संघ की ओर से। आंसर है राकेश शर्मा, बच्चों ने आंसर दिया है, आंसर है राकेश शर्मा। आंसर क्या है इसका? राकेश शर्मा। 1 फरवरी 2003 को भारतीय मूल की प्रथम महिला, भारतीय मूल की प्रथम महिला जो कहाँ गई थी?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आगे सब कुछ हो गया, सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो क्या था, अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सोयूज T11 से सोवियत संघ की ओर से राकेश शर्मा गए थे 3 अप्रैल 1984 को, और 1 फरवरी 2003 को भारतीय मूल की प्रथम महिला, है ना, जिनका दुर्घटना भी हो गई थी। कोलंबिया यान था, अमेरिका की ओर से गई थी, कोलंबिया इनका यान था और इनका दुर्घटना हो गई थी। नाम क्या है ना, कल्पना चावला। क्या नाम है? कल्पना चावला। बिल्कुल बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक समय बिताने वाली सुनीता विलियम। क्या है? सर्वाधिक समय बिताने वाली प्रथम महिला सुनीता विलियम, 195 डेज। कौन से, कितने डेज भैया? 195 डेज। बिल्कुल सही है। हाँ, दही हो गया कि सही हो गया? चलो, इतनी बात समझ में आ रही? हाँ, तो आगे बढ़ा जाए। तो ये जो ऊपर लिखा है, ये जो ऊपर लिखा है, ये क्या है? ये हम आपको बताने वाले हैं मंगलयान। क्या बताने वाले हैं? मंगलयान। मंगलयान। तो इस मंगलयान में आपको क्या याद करना है? मंगलयान में ये याद करना है कि 3 अगस्त 2012 को कैबिनेट मंत्रालय ने मंजूरी दी थी मंगलयान को। 5 नवंबर 2013 को इसे छोड़ा गया था, इसे छोड़ा गया था, और 24 सितंबर 2014 को यह पहुंचने की बात की गई थी, इसके पहुंचने की बात की गई थी। ठीक है ना, कि ये इतना पहुंच जाएगा, है ना। और भारत पहला देश बन गया, भारत ऐसा पहला देश बन गया जिसका मंगलयान पहली बार में ही सफल हुआ। मंगलयान प्रथम बार में सफल। भारत पहला देश है जिसका मंगलयान प्रथम बार में ही सफल हुआ था। इसके पहले मंगल पर बहुत समय से लोग अपने अपने उपग्रह भेज रहे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, एक होता है ऑर्बिटर, और एक होता है लैंडर, एक होता है रोवर, है ना। इन सब पर चर्चा हम लोग करेंगे। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या होते हैं, जैसे कि पेपर में आया था क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, है ना, पेपर में आया था। जो क्यूरियोसिटी नाम का उपग्रह था, जो क्यूरियोसिटी नाम का उपग्रह था, है ना, वो, हाँ, क्यूरियोसिटी नाम का जो उपग्रह था वो हम लोगों ने किस ग्रह पर भेजा था? तो आंसर लगाना है, क्यूरियोसिटी नाम का जो उपग्रह था वो हमने मंगल ग्रह पे भेजा था। ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको बेटा क्लियर कर दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको क्लियर कर दिए हैं, जो सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले थे वो हमने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। हाँ, राकेश शर्मा बिल्कुल सही बेटा आंसर, सुनीता विलियम, कुछ लोग का कुछ पीछे चल रहा है। तो ये सब बात हमने क्लियर कर ली है। तो हम लोगों ने स्पेस साइंस को थोड़ा नहीं पढ़ा, बहुत ज्यादा पढ़ा है। अब बस टेस्ट देने के लिए तैयार रह जाइए। अब आपका टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, सारे डाटा आपको याद करने हैं, सारे डाटा आपको क्लियर करने हैं, और रात में 10 बजे कम से कम 100 क्वेश्चन, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। सारे बच्चे मिलकर रात में 10 बजे आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, है ना, स्पेस साइंस के सारे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। उसका जो टेस्ट का शेड्यूल है वो आपको पहले ही मिल जाएगा। और कल के हम लोग की सुबह जो 8 बजे क्लास शुरू होगी वो होगी डिफेंस टेक्नोलॉजी की। हम लोग मिसाइल्स पर बात करेंगे। हम लोग किस पर बात करेंगे भैया? मिसाइल्स पर बात करेंगे, है ना। और बाकी इन सबको एक बार अपने नज़र में पढ़िएगा जरूर, हर एक चीज को। पीडीएफ आज आपको रात में 12 बजे मिल जाएगी। हाँ, आपको अपने मन से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप किसी दूसरी दुकान पर गए, वहां से किताब उठा के लाए, या तुम्हें लगा कि अरे यार हमको तो आने लगा और तुम लोगों ने बड़े बड़े लेवल पे पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, पढ़ना इतना ही है, फिर जो अपडेट करंट अफेयर आएगा उसी को इसमें ऐड करते हुए चले जाना है बेटा। ठीक है ना। हाँ, PSLV C-25 से इसको किया गया था मंगलयान को। ठीक है ना, कुछ बच्चे थोड़े से होशियार है। चलिए, तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम सेम प्लेस। तो आई होप सबको समझ आया। थैंक यू।